Good morning all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. So आज का टॉपिक है हमारा एपोप्टोसिस या फिर सेल डेथ। नॉर्मली अगर हम बात करें एपोप्टोसिस की, तो एपोप्टोसिस बोलो चाहे सेल डेथ बोलो चाहे कोशिका मृत्यु बोलो, सेम चीज़ है सारी, राइट। अब क्योंकि एपोप्टोसिस है तो एपोप्टोसिस का वर्ड कहाँ से आया? दो वर्ड से मिलकर एपोप्टोसिस बनता है, एपो प्लस टोसिस, राइट। एपो का मतलब होता है फ्रॉम, टोसिस का मतलब होता है फॉलिंग, यानी कि गिरना। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेल की जो फंक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही, गिर रही है, या हम बोल सकते हैं सेल की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें चेंज आ रहा है, कोशिका की स्ट्रक्चर्स में चेंज आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एपोप्टोसिस, सिंपल एंड सरल भाषा में। बट एक और नाम जो इसे दिया जाता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज PCD, जो भी स्टेप्स होते हैं सेल डेथ में इन्वॉल्व, वो सारे प्रोग्राम्ड होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं कि पहले ये स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप ये, सेकेंड थर्ड स्टेप ये, फोर्थ स्टेप ये, इस तरह से यहाँ पर फिक्सेशन होता है स्टेप्स का, तो हम उसे बोल देते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, राइट। तो इसी को हम बोल रहे हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। नाउ अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हम लोगों के माइंड में कि हमने बोला PCD प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, बट क्या ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्या ये जैव रासायनिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है? तो यस, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक है दैट मीन्स ऐसे केमिकल्स जो बॉडी के अंदर ही उपस्थित रहेंगे वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे। नाउ सेकेंड थिंग जो हमारे माइंड में आती है इसके बाद, वो ये बायोकेमिकल तो है, पर क्या ये एनर्जी, ऊर्जा पर निर्भर करता है प्रोसेस? तो यस, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये ऊर्जा पर डिपेंड करेगा, एनर्जी पर डिपेंड करेगा, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी डिपेंडेंट या फिर ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है, जिसके अंदर ATP का यूज़ होगा। एंड जब मैं ATP के यूज़ की बात कर रही हूँ तो ATP का यूज़ किस तरह से होगा ये हम देखेंगे कि किस तरह से बॉडीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। नाउ क्योंकि फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आई एपोप्टोसिस, सेल डेथ होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो हम अब इसको डिफाइन कर सकते हैं इजीली, हम इसको एक परफेक्ट डेफिनेशन के रूप में दिखा सकते हैं। नाउ अब क्या बोलेंगे हम कि इट इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस, बायोकेमिकल्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस एंड एज अ रिजल्ट इट इज़ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस एज वेल, राइट। तो ये बात हुई हमारी एपोप्टोसिस की या सेल डेथ की। सिंपल। तो अब आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हो, बायोकेमिकल, एनर्जी डिपेंडेंट, कंजर्व्ड प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। ठीक है, ऊर्जा पर निर्भर जैव रासायनिक प्रक्रिया और प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस ही एपोप्टोसिस कहलाता है। यानी कि जब भी आप इस प्रोसेस को डिफाइन करोगे तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर ज़रूर से इन्वॉल्व होनी चाहिए, ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि एपोप्टोसिस होता कहाँ कहाँ है। ठीक है, एपोप्टोसिस प्रोसेस कहाँ होता है तो ये देखना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं।
एपोप्टोसिस के। फर्स्टली, सबसे फर्स्ट थिंग, एपोप्टोसिस कैसा प्रोसेस है? एक फोर्स्ड प्रोसेस है, एक जनरल प्रोसेस है जो ऑलरेडी होता रहता है। तो क्या ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है? तो यस, ये एक तरह का कारिकीय प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट। फिजियोलॉजिकल कारिकीय प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो जनरली बॉडी में होता है या जो जनरली डेवलपमेंट के टाइम पे देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, क्योंकि हमें पता है हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, उससे ज़्यादा सेल सरवाइव कर भी नहीं सकता है, राइट। बिकॉज वी ऑल नो एक सेल का लाइफ साइकिल फिक्स होता है, लाइफ स्पैन फिक्स होता है, कितने टाइम तक उसे जीवित रहना है फिक्स होता है। तो उस चीज़ के लिए अब उस पर कौन वर्क करेगा? जब उसका टाइम ख़त्म हो गया है, जब उसका फंक्शन ख़त्म हो गया है, तो अब उस पर कौन वर्क करेगा? एपोप्टोसिस। जिस सेल को मृत्यु की तरफ ले जाना है, डेथ की तरफ लेकर जाना है, उसी सेल पर एपोप्टोसिस होगा, सेल डेथ प्रोसेस होगा और उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा या उन्हें डेथ की तरफ, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा, इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, राइट। सो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक कारिकीय प्रक्रिया है जो जनरली बॉडी में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं आरबीसी की लाइफ साइकिल 120 डेज़ होती है सपोज़, तो 120 डेज़ के बाद आरबीसी को कौन ख़त्म कर रहा है? सिंपल, एपोप्टोसिस प्रोसेस, ठीक है। कौन फिनिश कर रहा है आरबीसी को? एपोप्टोसिस प्रोसेस। सो यहाँ इस तरह से हम बात करेंगे किस तरह से एपोप्टोसिस प्रोसेस जनरल प्रोसेस है एंड स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे। एपोप्टोसिस के थ्रू मेटामॉर्फोसिस भी करवाया जा सकता है, ठीक है। कायंत्रण भी करवाया जा सकता है, क्योंकि कायंत्रण में भी ये होता है, एक पार्ट गायब होता है तो न्यू पार्ट का फॉर्मेशन होता है, तो कायंत्रण में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट बात करूँगी मैं कायंत्रण के बाद, क्योंकि हम बोलते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में WBC, RBC, इन सब का एक लाइफ स्पैन है। तो जितने भी सेल्स हैं उन सब का एक जीवन काल है, उसके बाद इन पे एपोप्टोसिस ही वर्क करेगा। एपोप्टोसिस मोस्टली किन सेल्स पे होता है? एज्ड सेल्स पे होता है, यानी कि जिनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुकी है, या फिर इंजरी के टाइम पे अगर सेल को डेथ की तरफ लेकर जाना है, सरवाइव नहीं करवाना है, तो एपोप्टोसिस का प्रोसेस हो सकता है, या फिर रीजनरेशन के टाइम पे एपोप्टोसिस हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनमें एपोप्टोसिस देखने को मिल सकता है, बट हम ये बोलेंगे कि ये जनरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट, जो इन्वॉल्व रहता है। नाउ अब हम बात करेंगे एपोप्टोसिस प्रोसेस डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता रहता है, क्योंकि हमको पता है। तो एपोप्टोसिस के साथ साथ हमने बोला डेवलपमेंटल स्टेजेस में एपोप्टोसिस होता रहता है, तो एपोप्टोसिस के साथ साथ एक बार और चीज़ देख लेते हैं। ये एपोप्टोसिस को शो कर रहा है एक्चुअल में ये डायग्राम, सेल बिगिन कर रहा है, एपोप्टोसिस करना शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। सेल जैसे जैसे एपोप्टोसिस स्टार्ट कर रहा है तो क्या हो रही है? यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैबिंग हो रही है, न्यूक्लियस जो है उसका कंडेंसेशन हो रहा है, और ये जो ब्लैब्स है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इनको हम ब्लैब्स बोल रहे हैं। तो ब्लैबिंग हो रही है, ब्लैबिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस इसके साथ साथ न्यूक्लियस भी क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। न्यूक्लियस में कंडेंसेशन देखने को मिल रहा है। अब देखोगे जैसे जैसे कंडेंसेशन हो रहा है, ब्लैबिंग हो रही है, ब्लैबिंग के साथ साथ एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन रही हैं। इस तरह से ब्लैबिंग होकर ये मेम्ब्रेन अलग होगी और बॉडी बना लेगी। तो एपोप्टोटिक बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रोसेस में, देखो। और एपोप्टोटिक बॉडीज़ के साथ साथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का
पार्टीशन भी हो रहा है एपोप्टोटिक बॉडी के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कंडेंस हो रहे हैं अगर, तो वो डिवाइड भी हो रहे हैं, ब्लैब्स में जा रहे हैं और एपोप्टोटिक बॉडीज़ को बना रहे हैं। तो यही हमने बोला, एपोप्टोटिक बॉडीज़ में ये स्ट्रक्चर्स या ये संरचनाएं जा रही हैं। अब इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को देखो, इसके इतने बड़े बड़े टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एक्चुअल में ये क्या है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, यानी कि कोशिका भक्षण प्रोसेस बोल सकते हो। भक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें एपोप्टोटिक बॉडी को क्योंकि फिनिश भी करना है, तो इस एपोप्टोटिक बॉडी को कौन ले लेगा अब, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस कराते हैं। तो ये अब इन कोशिकाओं को ईट कर लेंगे और एज अ रिजल्ट जिस सेल को डिस्ट्रॉय करना था हो गया डिस्ट्रॉय, राइट। सो यहाँ फिब्लैबिंग, न्यूक्लियस कंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियस में चेंजेस हो रहे हैं, केंद्रक में चेंजेस हो रहे हैं, मेम्ब्रेन्स बाहर निकलकर अलग अलग बॉडीज़ बना रही हैं और बॉडी बनने के बाद इन्हें कौन खा जाता है, मैक्रोफेज खा जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम बोलते हैं कि एपोप्टोसिस तो होता है, लेकिन एपोप्टोसिस के साथ साथ एक नेक्रोसिस प्रोसेस भी साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। नेक्रोसिस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो नेक्रोसिस क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डेथ। देखो साफ साफ दिख रहा है, नेक्रोसिस क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डेथ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ या प्रोग्राम सेल सुसाइड भी इसे नाम दिया जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या करता है, सिर्फ खुद को किल करता है। जिस सेल को किलिंग की तरफ लेके जाना है सिर्फ उसी को किल करेगा, आसपास के सेल्स को ये अफेक्ट नहीं करता। तो प्रोग्राम सेल सुसाइड भी इसे हम बोल सकते हैं, राइट। और ये है अनकंट्रोल्ड सेल डेथ। नाउ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में डिफरेंसेस होते हैं। लाइक क्या देखने को मिलेगा कि साइज की अगर हम बात करें तो सेल्यूलर जो है, सेल्यूलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सेल इंक्रीज इन साइज देखने को मिलेगा, स्वेल होता हुआ दिखेगा नेक्रोसिस। बट एपोप्टोसिस में सेल्यूलर श्रिंकेज होता है, सेल्स धीरे 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 श्रिंक करती हैं और श्रिंक करके एपोप्टोटिक बॉडीज बनाती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेल्स अफेक्ट हो सकते हैं। एक्चुअल में ये होता क्यों है, बहुत एक्यूट प्रेशर पड़ेगा, बहुत तेज़ प्रेशर के कारण क्या होता है, टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड जब टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय होंगे तो एक नहीं, इसके साथ साथ वाले बहुत और भी अफेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज इनके कंटेंट्स बाहर स्पिल आउट होंगे और कंटेंट स्पिल आउट होने के कारण आसपास के सेल्स, नेबरिंग सेल्स भी अफेक्ट होंगे, ठीक है, वो भी डेथ की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम कि बहुत सारे सेल्स हैं जो अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सुसाइड बोल रहे हो तो एक ही सेल अफेक्ट होगा, ओनली वन सेल, जिसको सेल डेथ में जाना है सिर्फ उस पर अफेक्ट दिखेगा। नाउ अपटेक की बात करते हैं। सेल कंटेंट्स जो हैं वो मैक्रोफेजेस के द्वारा इंजेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर सेल कंटेंट्स नेबरिंग सेल्स के द्वारा भी इंजेस्ट किए जा सकते हैं, या फिर मैक्रोफेजेस तो इंजेस्ट करते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, इसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा क्योंकि आसपास के सेल्स में भी अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, क्योंकि एक ही सेल है, एक ही सेल को किल कर दिया जा रहा है, तो आसपास में जब केमिकल्स रिलीज़ नहीं हो रहे, हिस्टामाइंस रिलीज़ नहीं हो रहे, तो इन्फ्लेमेशन होगा ही नहीं। नाउ इसमें मेम्ब्रेन जो है उसकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, लेकिन इसके अंदर इंटीग्रिटी क्यों लॉस होगी, क्योंकि प्रेशर के कारण हो रहा है, अचानक से चोट लगी प्रेशर के कारण मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो गई। लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन किस में चली जाती है, ब्लैबिंग में चली जाती है, ब्लैबिंग होने लग जाती है मेम्ब्रेन से। अभी देखा हमने, यहाँ पे सेल का लाइसिस होता है, सेल टूटता है। यहाँ पर सेल टूटेगा नहीं, एपोप्टोटिक बॉडी का निर्माण होगा, एपोप्टोटिक बॉडी बनेगी। यहाँ पे बात करोगे ऑर्गेनल्स में स्वेलिंग और लाइजोसोम जो है वो लीक होने लगता है, लाइजोसोम के एंजाइम्स बाहर रिलीज होने लगते हैं और वही एंजाइम्स आसपास वाले सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे
माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज़ हो सकता है और प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स रिलीज़ हो सकते हैं। इनकी वजह से क्या होगा, एपोप्टोटिक बॉडीज़ का निर्माण और सेल डेथ की तरफ लेकर जाएगा। इसमें डिग्रेडेशन की बात करें तो डीएनए का रैंडम डिग्रेडेशन है, बट यहाँ पर नॉन रैंडम डीएनए डिग्रेडेशन है, रैंडम नहीं है, करवाया जा रहा है। यहाँ पे प्रेशर पड़ा, डिग्रेडेशन हुआ, रैंडम है, कहीं पे भी हो गया, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल में न्यूक्लियस एंजाइम वर्क करके डीएनए का डिग्रेडेशन करता है, तो रैंडम नहीं है ये प्रोसेस। सो इस तरह से यहाँ देखेंगे हम नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस। ये अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है और वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, राइट। नाउ चलिए, आपने ये देखा तो ये भी देख लीजिए। हेल्दी सेल है, एक नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है, एक एपोप्टोसिस की तरफ जा रहा है। नेक्रोसिस की तरफ जाने की वजह से इसमें एक्यूट प्रेशर पड़ा, यहाँ से मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हुई, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आसपास के सेल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो सेल वॉल्यूम पहली बात तो इंक्रीज हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो गई और लीकेज हो रहा है सेल्यूलर कंटेंट्स का। ये जो कंटेंट है ये अभी हमने बनाया, ये कंटेंट बाहर जा रहा है, देखो ये भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो लॉस हो रहा है कंटेंट्स का, बाहर जा रहा है। सेम चीज़ यहाँ सेल में श्रिंकेज देखने को मिलेगा, सेल श्रिंक होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग हो रही है, मेम्ब्रेन ब्लैबिंग हो रही है, और प्लस एपोप्टोटिक बॉडीज़ का निर्माण हो रहा है, यहाँ से कंटेंट्स लीक करके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे सेल की। नाउ अब बात करते हैं इसकी, देखेंगे यहाँ पे डीएनए डैमेज अनफिक्सेबल है, जिसे फिक्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। चेंज हुआ, डीएनए में डैमेज हुआ, अनफिक्सेबल डैमेज है, इसे फिक्स नहीं किया जा सकता। सो एपोप्टोसिस की तरफ अगर जाएंगे तो कैंसर का कोई रिस्क नहीं है, यानी कि क्योंकि डीएनए डैमेज हुआ है तो एपोप्टोसिस की तरफ अगर लेकर जाता है प्रोसेस, बॉडी सिग्नल करती है एपोप्टोसिस हो इस सेल का, बिकॉज सेल की डेथ करानी है, अब सेल काम का नहीं है, तो क्या होगा, कोई रिस्क नहीं है कैंसर का, सीधे से नॉर्मली वो सेल चेंज हो जाएगा। बट यहाँ सेल एपोप्टोसिस पे नहीं जा पाता है बाय चांस, तो सेल क्या करेगा, कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा, एंड कंटिन्यूसली डिवाइड करते करते ये जो डीएनए डैमेज है वो नेक्स्ट सेल्स में भी जाएगा, और इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, बिकॉज जब डिवाइडिंग चलती जा रही है, डिवीजन रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। डिवीजन रेट फास्ट होने की वजह से क्या होगा, ये कैंसर की तरफ बढ़ने लगेगा। सो एक और पॉइंट कि अगर कहीं डैमेज है, एपोप्टोसिस करवा सकती है बॉडी, तो हम बहुत सारे डिजीज़ से बच सकते हैं, लेकिन एपोप्टोसिस कैंसर से भी ट्रीट कर सकता है, ठीक है। बट इफ़ एपोप्टोसिस सिग्नल नहीं हो पा रहा है, एपोप्टोसिस को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि हमें एपोप्टोसिस करवाना है, या बॉडी सिग्नल नहीं दे पा रही, या कुछ ना कुछ डैमेज है, कोई प्रोटीन ऐसा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, म्यूटेटेड है, जो नहीं कर पाएगा एपोप्टोसिस सेल डेथ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिजीज़ या कैंसर भी लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू शो किया गया है। नाउ इसको देखोगे, एक नॉर्मल सेल है जिसमें लाइसोसोम ये रहा, न्यूक्लियस ये रहा, ये राइबोसोम्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया रहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये रहा, ठीक है। एक नॉर्मल सेल को दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पे नॉर्मल सेल में प्रोसेसेस हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ऑर्गेनल्स डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, तो ऑर्गेनल्स की डिसइंटीग्रेशन बिगिन हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो सेल्स जो हैं वो भी
फ्रैगमेंट करने लग जाते, सेल्स भी टूटने लग जाते हैं, और टूटते किस फॉर्म में? हमेशा एपोप्टोटिक बॉडीज़ के फॉर्म में ही ब्रेक डाउन होंगे। ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं, इनके फॉर्म में सेल्स ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। सो इस तरह से ये शो कर रहा है कि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही ऑर्गेनल्स का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, तो ऑर्गेनल्स के डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ सेल्स का भी फ्रेगमेंटेशन होने लग जाता है, और सेल्स फ्रेगमेंट होकर स्मॉल एपोप्टोटिक बॉडीज़ में टूटने लग जाते हैं। राइट, सिंपल सी बात। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? नाउ देखेंगे, फर्स्ट थिंग, फॉरमोस्ट थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर मैं बात करूं तो एपोप्टोसिस के अंदर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। एपोप्टोसिस में थ्री थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। क्या थ्री प्रोसेसेस या क्या थ्री थिंग्स इन्वॉल्व है? फर्स्ट थिंग ये है कि एक सेल है सपोज, ठीक है, इसमें सब कंटेंट्स हैं, ये न्यूक्लियस है, तो सेल में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, कोशिका द्रव्य भी है, सेल में सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बोलो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, बिकॉज यू नो एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। सो इन तीनों चीज़ों में चेंजेस करवाना होता है, तो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहली बात करेंगे हम साइटोप्लाज्म की, कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे, कोशिकांग होंगे, और कोशिकांग जो हैं वो क्या करेंगे, धीरे 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 कंडेंस होने लगेंगे, डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, वर्क उनका जो फंक्शन है वो चेंज होने लगेगा। उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म क्या होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा, श्रिंकिंग देखने को मिलेगी साइटोप्लाज्म में, यानी कि उसका जो भी वाटर कंटेंट है वो रिमूव होगा धीरे धीरे, और श्रिंकिंग साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी, ठीक है, संकुचित होने लगेगा, बिल्कुल श्रिंक होने लगेगा। अब साइटोप्लाज्म श्रिंक होने के साथ साथ न्यूक्लियस केंद्रक पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो केंद्रक पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? केंद्रक पर न्यूक्लियेज एंजाइम आएगा, एंडोन्यूक्लियेज बोल सकते हो, न्यूक्लियेज बोल सकते हो। ये उसके न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, डीएनए को तोड़ेगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियेज प्रोटीज एंजाइम्स आएंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे। अब नाउ ब्रेक डाउन हो गया तो क्या बची? अब सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या होने लग जाएगी, ब्लैबिंग होने लग जाएगी, और सेल मेम्ब्रेन से छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, यानी कि ये दोनों कंटेंट अब इसी में रहेंगे, बाहर नहीं जा रहे, पर इनका क्या हुआ, छोटी छोटी बॉडीज़ का फॉर्मेशन। ये देखिए हमने छोटी छोटी बॉडीज़, ये रही बॉडीज़, तो इनको हम नाम दे देते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। ठीक है, या तो एपोप्टोटिक बॉडीज बोलते हैं या फिर इनको हम एपोप्टोसोम भी बोलते हैं। राइट, अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज बनी हैं, इनमें कंटेंट्स हैं सेल के, बस फ्रेगमेंटेड वे में कंटेंट्स प्रेजेंट है सेल के। इनको कौन एंगल्फ कर जाएगा, कौन ईट कर जाएगा? मैक्रोफेज या फिर आसपास के सेल्स भी, नेबरिंग सेल्स भी ईट कर जाएंगे। तो इनको अब एंगल्फ कर लिया जाएगा और इनको गायब कर दिया जाएगा। तो एक्चुअल में टारगेटेड सेल डेथ होती है, टारगेट बनता है इनके ऊपर कि इन्हीं को आगे ले जाना है सेल डेथ की तरफ। इन्हीं की कंटेंट्स को सिर्फ मैक्रोफेज खाएगा, बाहर सेल को कोई प्रोसेस पता भी नहीं चलेगा कि एपोप्टोसिस हुआ है नेबरिंग सेल्स को।
सो टारगेट प्रोसेस है, एक तरह से टारगेट किया जा रहा है एक सेल को, और बॉडी की एंजाइम्स ही टारगेट करते हैं, इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हम इसको नेमिंग दे देते हैं। अब नाउ मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म या क्रियाविधि की बात करते हैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होता है। एक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है 3 पाथवेज है मैकेनिज्म के। एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है ग्रेन्जाइम पाथवे। सिंपल है कि जब हम बोल रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे का साफ सीधा सा मतलब यही होगा, ऐसा पाथवे सेल डेथ का जिससे सिग्नल्स कहाँ से मिल रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक है, बाहर से सिग्नल्स मिल रहे हैं, एक्सटर्नल सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो ऐसा पाथवे जिसके अंदर सिग्नल्स कहाँ से मिल रहे हैं, बाहर से मिल रहे हैं सेल को, तो उसे हम बोल देंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे की बात करेंगे तो इंट्रिंसिक पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसमें सिग्नल्स कहाँ से मिल रहे हैं, विद इन द सेल, सेल के अंदर से ही सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो उसको हम नेम दे देंगे इंट्रिंसिक पाथवे। लास्ट आता है ग्रेन्जाइम पाथवे, तो एक ऐसा पाथवे जिसमें सिग्नल्स अंदर से ही मिल रहे हैं, पर किसकी वजह से मिल रहे हैं, ग्रेन्जाइम की वजह से मिल रहे हैं, तो उसे हम बोल देंगे ग्रेन्जाइम पाथवे। सो सिंपल सी एक चीज़ आती है हमारे माइंड में कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल्स बाहर से मिलेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल्स सेल के अंदर से ही मिलेंगे। तो देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे, डेथ, लिगेंड एंड डेथ रिसेप्टर। डेथ का ही लिगेंड एंड डेथ का ही रिसेप्टर। फास, एल एंड फास, या तो फास बोल दो या फिर फास आर बोल दो, रिसेप्टर बोल दो, ठीक है। लिगेंड और रिसेप्टर केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं लिगेंड्स, एक्चुअल में क्या है लिगेंड्स, केमिकल्स, ठीक है। तो जो केमिकल है या जो सब्सटेंस है उसी का रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। दोनों सेम है, लिगेंड और रिसेप्टर, ग्राही और केमिकल रसायन सेम है, तो दोनों एक दूसरे से बाइंड इजीली कर सकते हैं। जब ये प्रोसेस होगा तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, इस प्रोसेस के टाइम पे प्रोकैस्पेज 8 एक्टिवेट हो जाता है, एंड प्रोकैस्पेज 8 एक्टिवेट होने के बाद कैस्पेज 8 भी एक्टिवेट हो जाता है। प्रोकैस्पेज 8, कैस्पेज 8 एक्टिवेट होने के बाद मिलेगी सेल डेथ, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेल डेथ